नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान ट्रेडर्स के स्वामित्व में 1 अप्रैल 2019 को निम्न संपत्तियां थी। तो 1 अप्रैल 2019 को संपत्तियों का अपलिखित मूल्य दिया गया है। ए, बी और सी तीन मशीनें हैं। तीनों मशीनों का अपलिखित मूल्य दिया गया है। मशीन ए का वर्ष के प्रारंभ में अपलिखित मूल्य है 4 लाख रुपए। मशीन बी का अपलिखित मूल्य है 2,50,000 रुपए। मशीन सी का अपलिखित मूल्य है 1,50,000 रुपए। यानी कि वर्ष के प्रारंभ में जो मशीनें हैं इनका अपलिखित मूल्य, इनका प्रारंभिक मूल्य दिया गया है। इन मशीनों पर जो ह्रास की दर है वो है मशीन ए पर 15%, मशीन बी और सी पर 30%। आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, बल्कि संपत्तियों को एक समूह में रखा जाता है, समूह में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो जिन संपत्तियों पर ह्रास की दर समान होती है उनका एक समूह बना लिया जाता है और उस समूह पर फिर जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। फर्नीचर ए है 10,000 रुपए का, जिस पर ह्रास की दर है 10%। गत वर्ष 2019-20 में करदाता ने निम्न संपत्तियां प्राप्त की। मशीन डी 3 लाख रुपए की लागत की प्राप्त की थी, 17/7/2019 को प्राप्त की है, जिस पर ह्रास की दर है 30%। फर्नीचर बी खरीदा है जिसकी लागत है 15,000 रुपए, क्रय की तिथि है 20/9/2019 और ह्रास की दर है 10%। गत वर्ष 2019-20 में निम्न संपत्तियां बेच दी गई। कुछ संपत्तियां बेची गई हैं गत वर्ष में। मशीन ए बेच दी गई है 28/2/2020 को 3 लाख रुपए में, हस्तांतरण वह है 3,000 रुपए के। मशीन बी 30 दिसंबर 2019 को 4 लाख रुपए में बेच दी गई, हस्तांतरण वह है 4,000 रुपए के। और फर्नीचर ए बेचा गया है 30,000 रुपए में, 300 रुपए उसके हस्तांतरण वह है 31/10/2019 को फर्नीचर ए बेचा गया है। स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना कीजिए। अब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन हम समूह के आधार पर करेंगे। प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि ह्रास दर के आधार पर जिन संपत्तियों की ह्रास दर समान है उनको एक समूह में रखकर फिर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। Calculation of depreciation allowable for the assessment year 2020-21. Amount, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ब्लॉक यानी कि समूह है, तो अलग अलग समूह में संपत्तियां रखी जाएगी ह्रास दर के आधार पर। तो पहला ब्लॉक हम लेंगे मशीन का, जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ, अब इस 15% वाले ब्लॉक में केवल एक ही मशीन है, मशीन ए। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन ए ऑन 1 अप्रैल 2019। तो वर्ष के प्रारंभ में जो इसका अपलिखित मूल्य है मशीन ए का वो है 4 लाख रुपए। अब हम ये देखेंगे कि क्या गत वर्ष में कोई और मशीन खरीदी गई है जिस पर 15% ह्रास की दर है। तो गत वर्ष में निम्न संपत्तियां खरीदी गई, तो ये जो मशीन खरीदी गई इसकी ह्रास की दर 30% है। तो कोई और मशीन नहीं खरीदी गई है जिसकी ह्रास की दर, डेप्रिसिएशन रेट 15% है, जिसको कि समूह में सम्मिलित किया जा सके। ऐसी कोई मशीन नहीं है। गत वर्ष 2019-20 में निम्न संपत्तियां बेची गई, तो कोई संपत्ति बेची गई है, इसमें से मशीन ए को बेच दिया गया है। तो जो ये समूह है 15% वाला, उसकी मशीन को बेच दिया गया है गत वर्ष में। सेल कंसिडरेशन ऑफ मशीन ए सोल्ड ड्यूरिंग दी previous year 2019-20।
तो सेल कंसिडरेशन मशीन को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है मशीन ए को बेचने से वो है 3 लाख रुपए की। एक ही मशीन थी 15% वाले ब्लॉक में और उसी मशीन को बेच दिया गया है। तो अब जो है ये मशीन व्यवसाय में नहीं है तो इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये देखा जाएगा कि इस मशीन को लाभ पर बेचा गया है या हानि उठाकर बेचा गया है। तो अगर इस मशीन को लाभ पर बेचा गया है तो वो अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाएगा, और अगर इस मशीन को हानि पर बेचा गया है तो वो अल्पकालीन पूंजी हानि होगी। मशीन ए को बेचा गया है 3 लाख रुपए में, और 3 लाख में जब बेचा गया तो 3000 के जो है ट्रांसफर एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो इस मशीन को बेचा गया है 2,97,000 रुपए में। 4 लाख की मशीन थी, अप्लिखित मूल्य था 4 लाख रुपए, और इस मशीन को बेचा गया है 2,97,000 रुपए में, यानी कि 1,03,000 रुपए का लॉस हुआ है। और ये लॉस जो है ये है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। जिन मशीनों पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है उन पर हमेशा अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा पूंजी हानि होती है। बात करते हैं सेकंड ब्लॉक की। सेकंड ब्लॉक है मशीनरी का, जिन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 30%। रिटर्न डाउन वैल्यू 30% में 2 मशीनें हैं, मशीन बी और सी। वर्ष के प्रारंभ में 2 मशीनें ऐसी हैं जिन पर 30% की रेट है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो है समान ह्रास दर वाली संपत्तियों को एक समूह में रख लिया जाता है। तो ये 2 मशीनें जो हैं इन पर ह्रास की दर, डेप्रिसिएशन की रेट समान है, तो इनको एक समूह में रख लिया जाएगा। इनका दूसरा ब्लॉक बना लिया, मशीन बी और सी। मशीन बी एंड सी, ये 2 मशीनें हैं। इन 2 मशीनों का मूल्य है 2,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए। टोटल है 4 लाख रुपए। इन दोनों मशीनों का रिटर्न डाउन वैल्यू WDV अप्लिखित मूल्य है 4 लाख रुपए वर्ष के प्रारंभ में। गत वर्ष में क्या इस समूह से संबंधित कोई संपत्ति खरीदी गई है? तो गत वर्ष में मशीन डी खरीदी गई है जिस पर ह्रास की दर है 30%, तो इस समूह में शामिल की जाएगी। इस संपत्ति का मूल्य ऐड कर लिया जाएगा। ऐड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन डी मशीन खरीदी गई है, तो डी मशीन की जो एक्विजिशन कॉस्ट है, या मशीन डी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मशीन डी की वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है गत वर्ष के दौरान। तो गत वर्ष के दौरान टोटल जो है इस समूह में 30% वाले समूह में जो मशीनें हैं उसका मूल्य है 7 लाख रुपए। क्या इस समूह में से कोई संपत्ति बेची गई है? तो मशीन बी जो कि 30% वाले समूह की है, मशीन बी को बेचा गया है 4 लाख रुपए में। लेस सेल कंसीडरेशन ऑफ मशीन बी, तो मशीन बी का सेल कंसीडरेशन है 4 लाख रुपए। 7 लाख की कुल संपत्तियां थी, उसमें से एक मशीन को बेच दिया गया 4 लाख रुपए में। देखिए यहां पर हमने हस्तांतरण व्यय घटाए हैं। जब मशीन को बेचा गया है तो हमने यहां पर 15% वाले ब्लॉक में हस्तांतरण व्यय घटाए थे, लेकिन यहां पर जब मशीन बी को बेचा गया है 30% वाले समूह में तो हस्तांतरण व्यय नहीं घटाए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब हमको अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि ज्ञात करनी हो, यानी कि जब समूह की सारी संपत्तियां बेच दी गई हो या फिर समूह की संपत्तियों का जो अप्लिखित मूल्य है
उससे अधिक मूल्य पर किसी संपत्ति को विक्रय किया गया हो और जब अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा पूंजी हानि की स्थिति पैदा हो रही हो, उस स्थिति में हम शुद्ध प्रतिफल की गणना करते हैं, शुद्ध विक्रय प्रतिफल लेते हैं बेची गई संपत्ति का। तो यहां पर जब अल्पकालीन पूंजी हानि हो रही है तब हम संपत्ति का शुद्ध विक्रय प्रतिफल लेंगे, हस्तांतरण वे घटाएंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए जो है हम उसकी ग्रोस सेल कंसिडरेशन लेंगे, सकल हस्तांतरण मूल्य मशीन का लेते हैं। जब अल्पकालीन पूंजी हानि या पूंजी लाभ की गणना करनी हो तब हमको शुद्ध विक्रय प्रतिफल लेना है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो रही हो, डेप्रिसिएशन ज्ञात करना हो, तब जो है जो संपत्ति है उसका सकल विक्रय मूल्य लेते हैं, न कि शुद्ध विक्रय मूल्य। और जो हस्तांतरण वे है उनकी कटौती बाद में दे दी जाएगी लाभों में से, लाभ हानि खाते में इसको दिखा दिया जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन है मशीन बी का 4 लाख रुपए, WDV फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। अब जो ये समूह है 30% वाला, इसका 2019-20 के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू है 3 लाख रुपए। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉक जो है सेकंड ब्लॉक 30% वाला, डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 है 3 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन एट द रेट 30%, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये 30% वाला है, तो 30% डेप्रिसिएशन लगेगा इस ब्लॉक में संपत्तियों पर। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 30% ऑन रुपीज 3 lakhs। तो 3 लाख पर 30% डेप्रिसिएशन हो गया 90,000 रुपए, और एक लगाया जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। गत वर्ष में अगर नई प्लांट एवं मशीनरी खरीदी जाती है और उसको व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो उस पर 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कटौती दी जाती है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कटौती केवल प्लांट एवं मशीनरी पर ही है। तो अगर गत वर्ष में कोई नया प्लांट एवं मशीनरी खरीदी गई है और उसको व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% लगाया जाता है। अगर गत वर्ष में ये प्लांट और मशीनरी 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग हुआ है तो 20% की ह्रास की छूट दी जाती है, अतिरिक्त ह्रास की छूट। और अगर गत वर्ष में जो मशीन और प्लांट खरीदा गया है वो 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुआ है तो उस पर जो है अतिरिक्त ह्रास की छूट की जो दर है उसका आधा डेप्रिसिएशन दिया जाता है, यानी 10% की अतिरिक्त ह्रास की छूट दी जाती है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा इस मशीन पर, मशीन डी पर जो खरीदी है गत वर्ष में, और इसको खरीदा गया है 17/7/2019, यानी गत वर्ष में ये 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग हुई है। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख का 20% जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। ये जो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये इस 3 लाख पे नहीं है, बल्कि ये 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन इस मशीन के मूल्य पर है जिसका मूल्य है 3 लाख रुपए। 60,000 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेकंड ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 1,50,000 रुपए, और इस समूह की WDV रिटर्न डाउन वैल्यू है अगले वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष 1 अप्रैल 2020 को 1,50,000 रुपए। तो जो फर्स्ट ब्लॉक था, फर्स्ट ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो पाया। फर्स्ट ब्लॉक में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 1,03,000 रुपए का। सेकंड ब्लॉक है जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30%, इस पर 1,50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया गया है और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 1/4/2020 को, यानी कि अगले साल के प्रारंभ में 1,50,000 रुपए। थर्ड ब्लॉक, एक तीसरा ब्लॉक है फर्नीचर का, जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। फर्नीचर की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%।
रिटन डाउन वैल्यू फर्नीचर ए है, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर ए ऑन 1 अप्रैल 2019, रिटर्न डाउन वैल्यू है 10,000 रुपए की। क्या गत वर्ष में इस समूह से संबंधित कोई फर्नीचर और खरीदा गया है? गत वर्ष 2019-20 में फर्नीचर बी खरीदा गया है। ऐड कर देंगे, ऐड फर्नीचर बी acquired during the previous year 1920। तो फर्नीचर भी 15,000 रुपये का फर्नीचर और खरीदा गया जिस पर दर है 10% की, तो कुल मिलाकर 25,000 रुपये का फर्नीचर गत वर्ष में हो गया। क्या इस समूह में से कोई संपत्ति बेची गई है? तो फर्नीचर ए को बेच दिया गया है 30,000 रुपये में। लेस सेल कंसिडरेशन ऑफ फर्नीचर ए। तो देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो 25,000 रुपये का कुल फर्नीचर है गत वर्ष में, 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, अप्लिखित मूल्य है, और 15,000 का फर्नीचर और खरीदा गया है। और जो फर्नीचर ए बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य है 30,000 रुपये, यानी कि संपत्तियों का जो अप्लिखित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर किसी संपत्ति को विक्रय कर दिया गया है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो जो विक्रय मूल्य है वो अप्लिखित मूल्य से अधिक है। तो यहाँ पर इस समूह में जो है अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है। जब हम अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूंजी हानि की गणना करते हैं तो जो है सकल विक्रय मूल्य नहीं लेते, संपत्ति का शुद्ध विक्रय मूल्य लेते हैं हस्तांतरण व्यय घटाने के बाद में। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन लगाना हो तो जो संपत्ति का विक्रय किया है उसका सकल विक्रय मूल्य लेंगे, लेकिन हमको अगर अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूंजी हानि की गणना करनी हो किसी संपत्तियों के ब्लॉक में, तब हम जो है संपत्ति का शुद्ध हस्तांतरण मूल्य, शुद्ध विक्रय मूल्य लेते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर ए को 30,000 में बेचा गया है और 300 रुपये उस पर जो है हस्तांतरण के व्यय हुए हैं। 29,700 रुपये में इस संपत्ति को बेचा गया है। तो समूह का अप्लिखित मूल्य था, कुल मूल्य है 25,000 रुपये, और इस समूह को में से संपत्ति बेची गई 29,700 रुपये में। तो 4,700 रुपये का लाभ हुआ है, जिसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 4,700 रुपये। तो 3 ब्लॉक हैं इस क्वेश्चन में, 3 संपत्तियों के ब्लॉक बनाए गए। पहले ब्लॉक में अल्पकालीन पूंजी हानि हुई 1,03,000 रुपये की। दूसरे ब्लॉक में 1,50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया है, 30%, 90,000 रुपये का तो सामान्य मूल्य ह्रास और 20% के हिसाब से 60,000 रुपये का अतिरिक्त मूल्य ह्रास, कुल मिलाकर 1,50,000 रुपये का जो है डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास स्वीकार किया गया है। और इस ब्लॉक, जो दूसरा ब्लॉक है 30% वाला, इस ब्लॉक का अगले वर्ष के प्रारंभ में अप्लिखित मूल्य है 1.5 लाख रुपए। जो तीसरा ब्लॉक है, तीसरे ब्लॉक में जो है अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है 4,700 रुपये का। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।